अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्तान अहमद राना है। मैं एमफिल इकोनॉमिक्स 13 ईयर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं टीच कर चुका हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल पॉलिसी, जो कि हमने स्पेशल रिक्वेस्ट जो कि ZR गोरिया साहब ने की थी। ये जो ACMA है, LLB हैं, APFA हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम ये फिजिकल पॉलिसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये स्पेशल प्रिपरेशन के हवाले से हम बात करते हैं IIR की, कि जो उसमें टॉपिक से डेप्थ हमने डिस्कस करनी है, टॉपिक रिलेटेड चीज़ों को, आस्पेक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। तो फिजिकल पॉलिसी में सबसे पहले डेफिनेशन पर बात करते हैं। Policies undertaken by a government to influence macroeconomic conditions। यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं पहले कि जब वो कहता है कि ये पॉलिसी है, मगर ये पॉलिसी किसकी है? ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो आपकी गवर्नमेंट बनाती है। जैसे आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी का नाम सुना होगा, ट्रेड पॉलिसी का नाम सुना होगा। इसी तरह फिजिकल पॉलिसी, ये जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए जितने भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए लगाती है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाती है, अगर पैसे के हवाले से हम बात करें तो करेंसी के मामलात को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाती है। पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड पॉलिसी लगाई जाती है। इसी तरह फिजिकल पॉलिसी भी ये गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है। और क्यों करती है? इसका मकसद क्या होता है? ताकि जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उन पर काबू पाया जाए। अब मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कौन सी होती हैं? जिसमें हम ये देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी में टैक्स रेट किस तरह मैनेज होना चाहिए, टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है और उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या होंगे। अगर हम इसको समझने के लिए, आसानी के लिए कंपेयर करते हैं अपने घर के लिए, तो जैसे हमारे घरों में बजट कैलकुलेट होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी कितनी हमारी आमदनी है। आमदनी के बाद हम देखते हैं कितने हमारे खर्चे हैं। तो जो हमारे घरों में आमदनी और खर्चे की कैलकुलेशन होती है, अगर यही बात हम पूरे पाकिस्तान के लिहाज से करें, पूरी इकोनॉमी के लिहाज से करें, तो उसको हम कर देंगे ये फिजिकल पॉलिसी है। तो एक घर की बात करें तो हम पर्सनल बजट की बात करते हैं। पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इकोनॉमी के बजट की बात करते हैं। तो बजट के लिए हम फिजिकल पॉलिसी का वर्ड यूज कर रहे होते हैं कि जितने भी आपके एक इनकम है, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके लिए हम फिजिकल पॉलिसी को यूज करते हैं। अब हमारा तर्ज अमल ये होना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई इनस्टेबिलिटी ना हो, कोई परेशानी ना हो, कीमतों में उतार चढ़ाव ना हो। उसके लिए हम फिर टैक्स इम्पोज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसा आना है, गवर्नमेंट की भी कोई ना कोई आमदनी होगी। अब गवर्नमेंट की आमदनी वो टैक्स है। अब उस टैक्स को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी कंडीशंस को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो पाकिस्तान की मुल्क की कंडीशंस हैं बेहतर करने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करना, और ये गवर्नमेंट कर रही है, उसको हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। आगे चलते हैं इस डेफिनेशन में कि इस पॉलिसी के कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, कुछ ना कुछ हिस्से होंगे। जैसे अगर कोई भी सालन पकाया जाता है तो उसके कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसी तरह जब फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके भी कुछ ना कुछ अनासर होते हैं, जिनकी वजह से वो फिजिकल पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है कंडीशंस को बेहतर करने के लिए। कौन सी कंडीशन को? इकोनॉमिक कंडीशंस को, जो मुल्की हालात हैं उसको स्टेबल करने के लिए, बेहतर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम ये पॉलिसी लगाते हैं। अब वो इंग्रेडिएंट्स में कौन से होंगे? यहाँ पर उसने कहा था पॉलिसीज अंडरटेक बाय गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड देयरफॉर, और इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। किस तरह, कौन सी चीजों की मदद से कंट्रोल किया जाएगा? थ्रू द यूज ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग।
अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इस डेफिनेशन में 3 बातें हमें समझ में आती हैं। पहले नंबर पे उसने जो बात की हुई है वो कहता है कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज की जाती है। दूसरे नंबर पे ये ऐसी पॉलिसी है जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने के लिए, मुल्की हालात को स्टेबल कर रखने के लिए ये पॉलिसी लगाई जाती है। और इसमें किन चीज़ों का जिक्र किया जाता है? इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जिक्र किया जाता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक तो हम उसमें टैक्स की सूरत हाल को देखेंगे। टैक्स कहाँ से आ रहा है? बेसिकली टैक्स क्या होती है? टैक्स इनकम है। गवर्नमेंट के लिए ये टैक्स क्या होगी? इनकम है, यानी गवर्नमेंट की आमदनी कहाँ से आ रही है। फिर स्पेंडिंग की बात करेंगे। अब कौन सी स्पेंडिंग है? ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, जिसको हम अपने लफ्जों में एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी होती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह आसानी के लिए एक और इकोनॉमिस्ट है गिलाहे, उसने एक डेफिनेशन दी हुई है। रेगुलेशन ऑफ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। यानी ये रेगुलेशंस होती हैं, कुछ असूल होंगे। कौन से असूल होंगे? जो कि गवर्नमेंट अप्लाई करवाएगी इन असूलों को, और उसके बाद ये क्या क्या करते हैं? ये एक्सपेंडिचर को और टैक्सेशन को कंट्रोल करेंगी। तो टोटल हमने 3 बातें इसमें डिस्कस की हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। और फिस्कल पॉलिसी में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं और टैक्सेशन की बात करते हैं। जी, तो डेफिनेशन के बाद हमने उसके हिस्से डिस्कस करने हैं। जैसे हमने कहा कि हम घरेलू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं या घर की आमदनी की बात करते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जब हम आमदनी की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे वो रेवेन्यू प्रोग्राम है। अब इसमें पहला हिस्सा जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है रेवेन्यू प्रोग्राम्स। अब ये रेवेन्यू प्रोग्राम्स किस हिस्से की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है जो कि आमदनी वाला हिस्सा है। अब गवर्नमेंट ने जितने भी अपने मामलात को चलाना है, उन मामलात को चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम अपने घरों की बात करें तो हर शख्स कोई ना कोई आमदनी कमा रहा है, इनकम आ रही है। इनकम आएगी तो फिर हम खर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी के लिहाज से बात करते हैं रेवेन्यू प्रोग्राम्स की, जिसमें हम आमदनी आने के तरीके डिस्कस करते हैं कि ये गवर्नमेंट की इनकम है। अब गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आएगी? उसमें पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं उसकी डेफिनेशन को। रेवेन्यू टूल्स रेफर टू द टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। यानी रेवेन्यू टूल्स कौन से होंगे जो कि हम रेफर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो पैसे इकट्ठे करती है, किसके जरिए इकट्ठे करती है? टैक्स कलेक्टेड, जितना उसने टैक्स लगाया होता है। तो टैक्स के जरिए गवर्नमेंट को जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे वो सारे के सारे उसके रेवेन्यू वाले प्रोग्राम में जाएंगे, यानी रेवेन्यू वाले हिस्से में जाएंगे। दूसरे नंबर पे उसने बात की हुई है, कहता है द टैक्स कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी 2 शक्लें होती हैं। पहले नंबर पे जो रेवेन्यू की पहली किस्म है उसको हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पहले तो इसको समझ लें, फिर उसके एग्जाम्पल पर बात करते हैं। डायरेक्ट मतलब से ये पता चल रहा है जिस शख्स पर टैक्स लगेगा उसी शख्स ने इसको अदा करना है, पे करना है। इसको डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। जैसे मैंने एक घर खरीदा हुआ है और मैं उस घर में रह भी रहा हूँ, उस घर पे जितना भी टैक्स लगेगा वो सारे का सारा डायरेक्ट टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि मेरा घर है, मुझे ही उसको अदा करना पड़ेगा। तो जिस शख्स पर टैक्स लगेगा उसी को अदा करना पड़े तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। यहाँ पर इसने यही डेफिनेशन लिखी दी है। डायरेक्ट टैक्स आर टैक्सेस लीव्ड। लीव्ड का मतलब होता है इम्पोज करना, लगाना, ऑन द इनकम और वेल्थ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। यानी वो वाला सारा टैक्स जो कि किसकी आमदनियों पर लगता है? या तो इंडिविजुअल्स की आमदनियों पर लगेगा या फर्म्स की आमदनियों पर लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं मालमो बेकरी पे जो टैक्स लगेगा, तो ये मालमो ने ही, जो इसका ऑनर होगा उसी ने इसको अदा करना है। तो जो जिसका भी ये ऑनर में उसका नाम होगा वो शख्स उसको अदा करेगा।
इंडिविजुअल में क्या होगा, मैंने भी जिक्र किया, जैसे मेरे घर का टैक्स है तो मेरे नाम पे मेरा घर है तो मैं ही उसको अदा करूंगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। अब फर्दर उसने फिर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मजीद इसकी कौन कौन सी शक्लें हो सकती हैं, जिसमें उसने एग्जांपल में दिया हुआ है दिस इंक्लूड इनकम टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है। वेल्थ टैक्स को भी डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। स्टेट टैक्स को भी डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो फर्म्स पे लगता है उसको भी डायरेक्ट टैक्स कहेंगे, ठीक है। और कैपिटल गेन्स टैक्स ये भी जो है डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल में आता है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स, इस तरह के जितने भी टैक्स होंगे जिस शख्स पर लगेंगे वही इसको अदा करेगा, तो उसको हम कहते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, अब ये तो एक उसका हिस्सा था जिसके जरिए गवर्नमेंट को पैसे इकट्ठे होते हैं। एक दूसरा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है दैट टैक्स लीव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो था जो कि किस पर लग रहा था, लोगों पे लग रहा था, जैसे इंडिविजुअल पर लगता है, फर्म्स पर लगता है। ये टैक्स किस पर लग रहा है? ये चीजों पर लग रहा है, गुड्स पे लगता है और सर्विसेज पर लगेगा। तो अगर चीजों पर लगेगा, गुड्स पर या सर्विसेज पर। अच्छा, गुड्स की तो समझ आती है कि चीजों पर टैक्स लग गया तो वो कौन सा टैक्स होगा? इनडायरेक्ट टैक्स होगा। सर्विसेज का टैक्स कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं, कोई भी हम किसी डॉक्टर की सर्विस लेते हैं, किसी लॉयर की सर्विस लेते हैं, उस सर्विस पर भी वो कहता है कि जी ये मेरे चार्जेस हैं और इतने मैंने एनुअल फीस पे करनी है। जैसे जो भी आपका गवर्नमेंट इदारा होता है उसने कोई ना कोई एनुअल चार्जेस कलेक्ट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी डिग्री होल्डर होते हैं वो एनुअल, लॉयर जितने भी होते हैं वो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। तो इसके लिए वो जो गवर्नमेंट है अपना लाइसेंस बरकरार रखने के लिए टैक्स पे करेंगे। अब वो सर्विस के बदले जो टैक्स अदा किया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अब वो उसको क्या करते हैं, वो अपनी फीस में ऐड कर देते हैं। बेसिकली जिस बंदे से भी उन्होंने केस के चार्जेस लेने होंगे वो थोड़े ज्यादा ले लेंगे। अब टैक्स लगा किस पे था, दे कौन रहा है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये होगी सेल टैक्स। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कोक की बोतल परचेज किया। अब कोक की बोतल में फर्ज कर रहे हैं 5 रुपए टैक्स शामिल है। अब 5 रुपए टैक्स देना किसने था? जो कोक का ओनर था। लेकिन उसने क्या किया, उसने टैक्स ऐड कर दिया उसकी कीमत में। अब फॉर एग्जांपल वो 50 रुपए की बोतल है, 5 रुपए टैक्स लग गया तो कितने हो गए? 55। अब हमने कोक वाली कंपनी को कितने पे कर दिए? 55 रुपए। तो लेकिन जो 5 रुपए है वो उसने किसके शामिल किए हुए थे? जो उसने गवर्नमेंट को देने थे। तो असल में 5 रुपए हमारी जेब से निकल के गवर्नमेंट को जा रहे हैं, जबकि अदाकार कौन रहा है? कोक कंपनी अदा कर रही है। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं कि टैक्स लगा था कोक वाली कंपनी पे, लेकिन उसने इसको आगे पोस्टपोन कर दिया, आगे ट्रांसफर कर दिया। जो भी कस्टमर खरीदेगा, मिस्टर ए खरीद रहा है, मिस्टर बी खरीद रहा है, मिस्टर सी खरीद रहा है, जो भी खरीदेगा, जो भी कीमत अदा करेगा वो टैक्स अदा कर देगा। हालांकि देना किसने था? कोक वाली कंपनी ने। दे कौन रहा है? जो खरीदार है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो जितना भी सेल टैक्स होता है, जितनी भी चीजें आप देखते हैं उस पर प्राइस लिखी होती है कि ये उसकी असल कीमत है, 10 रुपए उसकी असल कीमत है, 5 रुपए उस पर हमने टैक्स लगाया हुआ है तो इसकी कीमत 15 रुपए बन गई है। कंपनी को कितने जाने हैं? 10 रुपए ही जाने हैं। जो 5 रुपए वो हमारे से ले रहे हैं, कस्टमर से ले रहे हैं, वो 5 रुपए बेसिकली क्या है? वो सेल टैक्स है। तो ये सेल टैक्स इनडायरेक्ट होता है, लगता किसी पर है, पे कोई और कर रहा होता है, पे कस्टमर कर रहा होता है, तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी टैक्स भी इसकी एग्जांपल है। एक्साइज ड्यूटी कहते हैं बाहर से अगर हम कोई सामान मंगवाते हैं तो उसमें भी जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, जो भी कस्टमर का सामान मंगवाएगा, चाइना से किसी ने शिपमेंट मंगवाई है, कोई सामान मंगवाया, फी सेंटर में किसी बंदे की दुकान है उसने लैपटॉप मंगवाया, तो जो बंदा भी मंगवाएगा उस पर वो टैक्स लग जाएगा। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या था? मिस्टर सुल्तान पे टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हम कहेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में कमोडिटी का जितना भी टैक्स होता है वो सारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। इसमें कोई ओनर पे नहीं कर रहा होता, इसमें कस्टमर पे कर रहा होता है। इसी वजह से यहाँ पर गुड्स का जिक्र है और सर्विसेज का जिक्र है। अगर नाम की बात होती
कि मिस्टर ए अदा करेगा, मिस्टर बी अदा करेंगे, सुल्तान साहब अदा करेंगे, तो ये फिर क्या होगा, ये इंडिविजुअल या फर्म्स का टैक्स होगा, ऑनर टैक्स होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क पता चल गया। अब आगे चलते हैं कि रेवेन्यू प्रोग्राम के बाद इसका दूसरा फेज हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये एक्सपेंडिचर प्रोग्राम है। क्योंकि हमने कहा था हम अपनी घरों में बजट की बात करें तो दो चीजें होती हैं ना, एक साइड पर रेवेन्यू होते हैं और एक साइड पर खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब हम एक्सपेंडिचर्स की बात करने लगे। एक्सपेंडिचर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो एक्सपेंडिचर को देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर में उसने कहा हुआ है स्पेंडिंग टूल्स रेफर्स टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ, यानी वो सारे पैसे, वो सारे तरीके जो किसको रेफर करते हैं, रेफर का मतलब होता है निशानदेही करना, किसकी निशानदेही करते हैं, या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएंगी। क्या इंक्रीज डिक्रीज होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के खर्चे, जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं। पहले हमने बात की थी रेवेन्यू में आमदनी की, कि गवर्नमेंट की आमदनी कैसे कैसे आएगी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खर्चों की। खर्चे कहाँ कहाँ पर होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। या अब ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस तरह हो सकती है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर किस तरह होंगे, उसके नीचे उसने इंग्रेडिएंट बता दिए। जैसे उसने पहले बताया था रेवेन्यू कैसे कैसे होगा, उसके इंग्रेडिएंट बताए थे ना। इस तरह खर्चे कहाँ कहाँ पर करती है गवर्नमेंट, उसके इंग्रेडिएंट बता दिए। सबसे पहले नंबर पे जो हम बात करने लगे हैं वो है जी करंट स्पेंडिंग। करंट स्पेंडिंग कौन सी होती है, दीज इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज। एसेंशियल गुड्स कौन सी होती हैं, जिसको हम बेसिक नीड भी कहते हैं। कुछ खर्चे गवर्नमेंट हमारे बेसिक नीड के लिए कर रही होती है, जिनके बगैर गुजारा नहीं है। एसेंशियल का मतलब होता है बुनियादी, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। जिसमें हेल्थ आ जाती है, जिसमें एजुकेशन आ जाती है, डिफेंस के जितने भी अखराजात होते हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। जैसे मोबाइल पहुंचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है मार्केटों में, रोटी पहुंचाना, उसको स्टेबल करना, उसको मैनेज करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जैसे अक्सर आप देखते हैं आटा शॉर्ट हो जाता है, रोटी महंगी हो जाती है, तो रोटी को सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लगाती है, खर्चे करती है, उनको सब्सिडी वगैरह देती है। इसी तरह आपने ये भी सुना होगा पेट्रोल का आजकल बड़ा इशू चल रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। मार्केट में ये पेट्रोल है फॉर एग्जाम्पल, बेसिक नीड में ही आता है ना, मार्केट में ये 150 का, गवर्नमेंट उसको 5 रुपये अपनी जेब से देकर देती है, तो हमें 145 रुपये का मिल रहा है। तो ये सारे बुनियादी चीजों पर जो खर्चे करने होते हैं, ये कौन से होते हैं, करंट स्पेंडिंग। फिर जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेक्टर की बात करें, जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वहां पर एजुकेशन के कितने चार्जेस हैं, मेरा ख्याल है 20 रुपए की पर्ची बनती है अगर किसी का गवर्नमेंट अस्पताल चले जाए। बाकी जितनी दवाइयाँ होती हैं, जितना उसका इलाज मुआवजा होता है, डॉक्टर की फीस होती है, वो अपने फ्री है, वो किसी ने अदा नहीं करना। तो ये हेल्थ सेक्टर पर उनको तनख्वाहें तो मिल रही हैं, तनख्वाहें तो मिल रही है ना, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, जितना उसमें अमला है, जितना उधर का सामान आया हुआ है, वो सारे के सारे पैसे तो उनको मिल रहे हैं। वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो जो टैक्स कलेक्ट किया होगा ना, वो लगेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं खर्चों की, कि ये खर्चे करने होते हैं गवर्नमेंट ने, हेल्थ पे गवर्नमेंट ने खर्चा करना होता है। फिर आप देख लें ये कोविड की सिचुएशन गुजरी है अभी, तो कोविड में हमें वैक्सीनेशन लगी है। अब वैक्सीनेशन के पैसे किसी ने नहीं दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने सेंटर बता दिए, और ये वैक्सीनेशन मंगवाई उन्होंने, महंगी है। अब वो पैसे कहाँ से दिए होंगे, जो टैक्स से कलेक्ट हुए होंगे हमारे, वहां से उन्होंने पैसे दे दिए होंगे। लेकिन गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है। तो खर्चा कहाँ कहाँ पर होना है, हेल्थ पर। तो ये सारे जो खर्चे हैं, ये गवर्नमेंट के किस में डिस्कस करने लगे हैं, करंट स्पेंडिंग में। फिर इसी तरह जितने डिफेंस के खर्चे होते हैं, जितने भी डिफेंस के खर्चे होते हैं, डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करने के जितने भी खर्चे होते हैं, वो भी करंट स्पेंडिंग में आते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कैपिटल स्पेंडिंग। अब ये कैपिटल स्पेंडिंग क्या होती है, इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं, जैसे रोड्स बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं। इस वक्त एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल कम है, सड़कें टूटी फूटी हैं, और ये तकरीबन हर 10-20 साल बाद दोबारा बनती हैं। जो मेन रोड है, हमारी जो गली मोहल्ले की सड़कें हैं, वो भी दोबारा रिपेयर होती हैं, दोबारा नई बनती हैं। तो खर्चे तो करने होते हैं। तो ये जो सारे खर्चे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए,
रोड्स बनाने के लिए, सड़कों पे ये जो लाइटें लगी होती हैं वो कन्वर्ट करने के लिए, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? ये कैपिटल स्पेंडिंग में आएंगे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, वो करती है सब्सिडी और डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड एंड पब्लिक गुड। पहले तो ये समझें कि ये मेरिट गुड क्या होती है और पब्लिक गुड क्या होती है। मेरिट गुड होती है जिसके बगैर गुजारा नहीं है, जिसको हम बेसिक नीड कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये मेरिट गुड में आएगा। ठीक है। पब्लिक गुड्स कौन सी होती हैं? जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको पब्लिक गुड कहा जाता है, इसमें भी बेसिक नीड ही आ जाती है। तो ये सारी की सारी जो मेरिट गुड है और जो पब्लिक गुड है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? इसको प्रोवाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट को ना कोई खर्चा कर रही थी। अल्लाह ना करे कहीं पे जल्जला आ जाता है, जैसे एबटाबाद में जल्जला आया था, या जहाँ पे सैलाब आ जाता है, या कोई भी नागानी आफत आ जाती है, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। अब उसको सपोर्ट करने के लिए चीजें भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, सामान भी चाहिए। वो पैसा खर्च जो किया जाता है उसको किस जमरे में लिखा जाता है? एक्सपेंडिचर प्रोग्राम में लिखा जाता है। तो ये गवर्नमेंट खर्चा कर रही होती है। अब एक चीज रह गई थी इसमें, सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी होती हैं बेनिफिट्स, छूट। जैसे अगर हम कहते हैं कि जी पेट्रोल की कीमत जो है वो 150 रुपये है, 5 रुपये गवर्नमेंट कहती है मैं अपने पल्ले से दे दूंगी, तो ये जो 5 रुपये गवर्नमेंट हमारी मदद के लिए, हमारी फेवर के लिए दे रही है, सब्सिडी कहलाएगी। अब असल में मार्केट से हम सऊदी अरब से पेट्रोल कितने का ले रहे हैं? 150 का, लेकिन लोगों को पेट्रोल कितने का मिल रहा है? 145 का। तो ये जो 5 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी जा रही है। उसके बाद आ जाते हैं आखिरी, फिर गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट में भी खर्चे अपने करती है। ट्रांसफर पेमेंट होती क्या है? These are the redistribution of income from taxpayers to those requires support, for example, unemployment benefits. It also include interest payments on government debt. जितनी भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं, आपने नाम सुना होगा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, फिर इसी को अब इन्होंने कोविड में कन्वर्ट कर दिया था एहसास प्रोग्राम के नाम से। तो ये सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे ये कोविड के सिचुएशन में 12,000 लोगों को बेरोजगारी जो थे उनको पैसे मिल रहे थे, तो ये कौन सा अलाउंस था? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस था। उन लोगों ने क्या किया था? क्या उन लोगों ने कोई 12,000 के बदले सर्विस दी थी? नहीं। बस उन्होंने इस कैटेगरी में फॉल करते थे, वो गरीब है, वो मजदूर है, वो लेबर क्लास है, इस वजह से हमने उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया था। अब वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए भी आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा इतने अरब रुपए मुख्तस कर दिए। इतने तो लोग हैं, कितने लोगों को 12-12 हजार देंगे? तो ये तो अमाउंट रकम अरबों में चली जाएगी। तो इस वजह से ये जितनी भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? एक्सपेंडिचर्स प्रोग्राम्स में। जैसे रेवेन्यू प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं, इसी तरह एक्सपेंडिचर प्रोग्राम के 4 हिस्से होते हैं। यहाँ यहाँ पर खर्चा किया जाए, तो हकीकत में ये जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये 2 चीजों पर बेस करती है। एक, गवर्नमेंट की आमदनी कहाँ से आती है, और एक, गवर्नमेंट खर्चे कहाँ पर करती है। अब इसको फिलहाल 1 मिनट अपने अपने घरों पर अप्लाई करते हैं। हमारे घरों में कोशिश क्या होती है? हमारी आमदनी जितनी भी है, किसी शख्स की 20,000 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, किसी की 50 है, जिसकी जितनी भी आमदनी है उसकी कोशिश होती है अपनी आमदनी के अंदर रहते हुए अपने खर्चे पूरे कर लें। इसी तरह गवर्नमेंट की भी ये कोशिश होती है अपनी आमदनी को उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितने उसके अखराजात हैं। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये होता है, हम अपने घरों में आमदनी आती है तो खर्चे करते हैं, गवर्नमेंट का थोड़ा सा उल्टा काम है, गवर्नमेंट खर्चे पहले कर देती है और आमदनी बाद में आती है उसकी। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ये सोच लेती है मैंने डैम बनाना है, अब गवर्नमेंट ने उस डैम के लिए 5 करोड़ रुपए लगा दिए। ठीक है, जब वो डैम बन रहा है अपने रिजर्व में से उसने पैसे लगा दिए। अब जब डैम बन जाएगा वो उसने देखा कि ये 5 करोड़ का बना है, उसने बिल में टैक्स ऐड कर दिया, आमदनी बाद में आ रही है। हमारे घरों में आमदनी पहले आती है, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी में आमदनी बाद में आती है, बस ये फर्क है। बाकी सारा सेम टू सेम वही प्रोसीजर है जो हम घरों में करते हैं, अपनी आमदनी और एक्सपेंडिचर को बराबर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फर्ज करें मेरी आमदनी महीने से पहले खत्म हो गई, तो मैं क्या करूंगा? इससे उधार पकड़ूंगा। इसी तरह
गवर्नमेंट की अगर इनकम कम हो जाए, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, फर्ज करें अगर ऐसा हो जाए, तो गवर्नमेंट भी फिर लोन लेती है, चाइना से ले लेगी, अमेरिका से ले लेगी। लेकिन वो खैर सिर्फ समझाने के लिए बात की है, हकीकत में ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। आगे चलते हैं, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये कौन से होते हैं? जैसे गवर्नमेंट किन चीजों के साथ ये फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करती है? सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं टैक्सेस, तीसरे नंबर पे आ जाती हैं सब्सिडीज, चौथे नंबर पर आ जाते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। अब इनको बारी बारी मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा फिर जरा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़े हैं कि गवर्नमेंट खर्चा करती है, ठीक है, चार चीजों पर खर्चा करती है, सब्सिडी पे लगा देती है, ट्रांसफर पेमेंट पे लगा देती है, बेसिक नीड पे लगा देती है। ये सारे उसमें हमने खर्चे डिस्कस किए। टैक्स में भी आपने पढ़ा कि दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सब्सिडी में मैंने कहा था बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, जिसमें पेट्रोल की एग्जांपल हमने ली थी कि गवर्नमेंट अपने पल्ले से जो पैसे देगी वो सब्सिडी होगी। ट्रांसफर पेमेंट भी हम पढ़ के आए हैं ऊपर, जितने अलाउंसेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं जो लोगों को बेरोजगारी पर मिल रहे होते हैं, या उन्होंने कोई भी मुल्क की खातिर खिदमत की होती है, तो जो निशाने अदर, जो सितारा जुरत, सितारा इम्तियाज मिल रहे होते हैं, एहसास प्रोग्राम के तहत जो पैसे दिए जा रहे होते हैं, वो सारे के सारे ट्रांसफर पेमेंट्स में आते हैं। ये चीज एक नहीं है, ये आपने पहले वर्ड नहीं सुना, ये भी जरा समझ लें। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग ये होती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब नए नोट प्रिंट कर दे, जब नए नोट प्रिंट कर दे। अब गवर्नमेंट के पास मशीन है ना प्रिंट करने वाली नोट, गवर्नमेंट के पास अगर पैसे कम पड़ जाएं, गवर्नमेंट के पास अगर पैसे कम पड़ जाएं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मशीन उसके पास है, वो नए नोट छाप लेती है। जब नए नोट छापेगी, उसने किसी को पेमेंट करनी है, कुछ भी काम करना है, नए नोट छप जाएंगे। जब भी नए नोट छपेंगे तो क्या होगा, इसको कहेंगे डेफिसिट फाइनेंस। ये अलग बात है कि नए नोट छापने से महंगाई बढ़ जाती है, या क्या होता है। तो बहरहाल डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है टू प्रिंट न्यू करेंसी, जब आप नई करेंसी को प्रिंट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन्हीं चीजों को आगे पीछे करके, इस्तेमाल करके, अपने जो टूल्स हैं उसको अप्लाई करना होता है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि इसमें आमदनी की बात करते हैं, इसमें खर्चों की बात करते हैं, लेकिन ये पॉलिसी लगाने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अब ये उसने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं। सबसे पहले नंबर पे ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। हम फिजिकल पॉलिसी लगाते ही क्यों है? फिजिकल पॉलिसी लगाने की वजह ये होती है हमारी कीमतों में उतार चढ़ाव ना आए। फर्ज किया अगर कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, किसको फायदा होगा? प्रोड्यूसर को, बेचने वाले को, सेलर को। किसका नुकसान होगा? कंज्यूमर का, खरीदार का, गरीब तबके का। अच्छा, फर्ज किया कीमत कम हो गई, किसको फायदा होगा? कंज्यूमर को, खरीदार को। लेकिन नुकसान किसका होगा? बेचने वाले का। इसका मतलब ये होगा कि बेशक कीमत बढ़ जाए या बेशक कीमत कम हो जाए, दोनों में से किसी एक पार्टी का नुकसान होना ही होना है। इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि कीमतों में इस्तेकाम रहे, प्राइसेस स्टेबल रहें, ना कीमत में इजाफा हो ना ही कीमत में कमी हो। कमी हो जाए चलो किसी हद तक वो काबिल कबूल है, क्योंकि वे कंज्यूमर उससे खुशहाल हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन एक वर्ड आपने शायद सुना होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर ये महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये नुकसानदेह है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी का सहारा लिया जाता है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रोजगार, लोगों के लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, रोजगार क्रिएट करना है। तो ये रोजगार क्रिएट करने के लिए भी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे तो लग रहे हैं ना। इसलिए हम कहते हैं ये भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि लोग बेरोजगार ना रहें। इसके बावजूद अगर कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं, तो ये हुकूमत अपनी तरफ से उनको अलाउंस देती है, और नाम जो मर्जी दे लेकिन अलाउंस जरूर देगी। इसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम भी आ सकता है, इसमें एहसास प्रोग्राम का नाम भी आ सकता है, बेरोजगारी अलाउंस भी एक उसकी किस्म है। तो ये भी गवर्नमेंट स्टेबल करने के लिए कि लोग ज्यादा बेरोजगार ना रहें, इसलिए गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन कोई ना कोई पॉलिसी ऑप्ट करती रहती है।
जैसे अक्सर देखें, पहले गाड़ियां दी गई थी लोगों को कि अपना रोजगार वो खुद मैनेज करें। फिर ये रिसेंटली अब इन्होंने वो जो रेहड़ियां प्रोवाइड की हैं ये वाली हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत में भी इन्होंने लोगों को अपना कारोबार करने के लिए कर्जा वगैरह दिया था। तो रोजगार क्रिएट करने के लिए फिजिकल पॉलिसी लगाई जाती है ताकि लोग बेरोजगार ना हो। तीसरा इस फिजिकल पॉलिसी लगाने की वजह ये होती है कि आपने ग्रोथ अचीव करनी है। कौन सी ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है हम पैसे की शक्ल में ग्रोथ हासिल कर लें। जैसे फर्ज करें पहले मेरी आमदनी 100 रुपया है, अब मेरी आमदनी 200 रुपया हो गई है, तो इसको मैं कहूंगा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है। तो पूरे मुल्क के हालात अगर बेहतर हो जाएंगे, लोगों की आमदनियों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, उनकी खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ हासिल करने के लिए जितनी पॉलिसीज हैं वो लाजमी अप्लाई की जाती हैं। बेशक फिजिकल पॉलिसी है या इसके अलावा जितनी भी पॉलिसीज हैं, उनका अल्टीमेटली मकसद यही होता है कि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करनी होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है रिमूवल ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, पहले तो ये समझ लें। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं जिसमें हम अपनी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब किसी भी मुल्क की कोशिश क्या होती है? हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या होता है? बाहर के मुल्क में चीजें बेचना। हम तरक्की उसी वक्त करेंगे ना अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। और दूसरा क्या होता है कि हमारी इंपोर्ट कम हो, यानी बाहर से जो चीजें मंगवा रहे हैं वो कम मंगवाएं। हम अपनी लोकल जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनको फेवर करें, उनको प्रमोट करें, अपनी लोकल चीजें इस्तेमाल करें, बजाय कि हम गोरों की चीजें इस्तेमाल करें, फॉरेनर्स की चीजें इस्तेमाल करें, इंपोर्टेड आइटम इस्तेमाल करें। तो इंपोर्टेड आइटम का कंट्रोल नहीं होता हमारे पास, वो चीज महंगी करेगा, हम मजबूरन हमारे मुल्क में महंगाई हो जाएगी। इसलिए किसी भी मुल्क की कोशिश ये होती है इंपोर्ट कम हो, ठीक है, और एक्सपोर्ट ज्यादा हो। अब ये दो किस्म की होती है। फर्ज करें कि अगर आपके पास एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, फर्ज करें आपके पास एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, इसको क्या कहेंगे? अनफेवरेबल। अब अनफेवरेबल का उसने एक और नाम दिया हुआ है, डेफिसिट। इसका नाम क्या दिया हुआ है? डेफिसिट, नुकसान। तो हर मुल्क की कोशिश ये होती है कि उसका डेफिसिट कम हो जाए। तो इस डेफिसिट को कम करने के लिए भी ये पॉलिसी लगाई जाती है, लोगों को रोजगार दिया जाता है, लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं ताकि लोग बेरोजगार ना हो, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी लोगों का ये मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बेहतर हो जाए। तो इसलिए रिमूवल ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम एक्सपोर्ट को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी चीजें हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसका फायदा किसको जा रहा है? जिस मुल्क की चीज है। अगर हम अपनी चीजें खरीदेंगे जो हमारे मुल्क में बन रही हैं तो फायदा किसका होगा? हमारे प्रोड्यूसर का, जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर है। तो इसलिए किसी भी इकोनॉमी की कोशिश यही होती है कि उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा हो और उसकी इंपोर्ट में कमी वाक़या हो। पांचवा इसका बेनिफिट ये होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटी किसको कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं फासला, अमीरों और गरीबों में गैप कम होना चाहिए, डिफरेंस कम होना चाहिए, डिस्टेंस क्या? कमी होनी चाहिए। अमीर अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीबतर होता जा रहा है, तो हम इसको कहते हैं इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अमीरों और गरीबों में फर्क, फासला ज्यादा हो रहा है। उसको कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं? टैक्स इम्पोज करते हैं। अगर आप देखें तो क्या होगा, जो अमीर है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा और जो गरीब है उस पे कम टैक्स लगेगा, ऐसे ही होता है ना। तो होगा क्या, सारे टैक्स के पैसे आएंगे तो गवर्नमेंट के पास ही। अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना किस पर है? जो बेरोजगार होंगे, जो गरीब तबका है, उनको बेसिक नीड प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अमीरों से पैसा निकल कर किसके पास जा रहा है?
जो कि टैक्स की सूरत में हमारे पास आया और गवर्नमेंट ने इसको खर्च कर दिया गरीबों पर, तो बेसिकली पैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, अमीर से निकलकर गरीब की तरफ जा रहा है। तो इसलिए अमीर का जो ज्यादा टैक्स होता है वो ज्यादा गरीब पर खर्च किया जाएगा, क्योंकि गरीब का तो टैक्स ही बड़ा कम था। जिसकी आमदनी कम है तो कम टैक्स होगा ना, जिसकी आमदनी ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स होगा। तो इस तरीके से भी इन इक्वालिटीज को दूर किया जाता है, जो डिफरेंस होता है अमीरों और गरीबों में उसको कम किया जाता है। फिर है छठा पॉइंट, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ कंजम्पशन पैटर्न। जो आपका कंजम्पशन पैटर्न है उसको भी चेंज किया जाता है। अगर हम लोगों को फ्री हैंड दे दें, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चीजें खरीदें, जो मर्जी चीजें आप इस्तेमाल करें, तो लोग क्या करेंगे? जिनके पास पैसा ज्यादा है, जिनके पास अमीर तबका है जो, वो क्या करेगा? वो लग्जरी आइटम्स खरीदना शुरू कर देगा। हो सकता है स्मोकिंग में इजाफा हो जाए, हो सकता है अल्कोहल में इजाफा हो जाए। ये सारी चीजों में इजाफा क्या मुल्क के लिए फायदेमंद है? नहीं। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है? गवर्नमेंट इस तरह की चीजों पर टैक्स लगा देती है कि जिसने ये चीज अगर खरीदनी भी है तो गवर्नमेंट उस पर ज्यादा टैक्स इंपोज कर देती है। अब टैक्स इंपोज करने का मतलब क्या होता है? उनकी कंजम्पशन को कम करवाया जाए, उसके इस्तेमाल को कम करवाया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखें लाहौर में गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, ज्यादातर शहरों में लोग गाड़ी खरीदते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो जो बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहां पर ज्यादा गाड़ियां खरीदी जाती हैं। जो छोटे शहर हैं वहां पर कम। फॉर एग्जांपल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं, उसमें मैं फर्ज करता हूँ हमने 100 गाड़ियां खरीद ली हैं लाहौर में। जो कोई दूसरा छोटा शहर है, जो दूर दराज किसी इलाके में हम बात करते हैं, तो वहां पे 10 गाड़ियां खरीदी जाती हैं। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये जो 100 गाड़ियां खरीदने वाले लोग हैं, इनकी गाड़ियों की कंजम्पशन कम हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गाड़ियां महंगी कर देगी। जहां पे मैं ज़हन बना रहा था गाड़ी लेने का, अब कीमत ज्यादा हो गई है। कीमत ज्यादा होने की वजह से मेरा ज़हन बदल गया। मैं कहता हूँ यार चलो, अब 2 साल पैसे और जोड़ते हैं फिर ले लेंगे। 2 साल के लिए डिले हो गया, तो सारी कंजम्पशन कम हो गई। इसी तरह फिर सिगरेट, अल्कोहल, इन पर हैवी टैक्स लगाया जाता है ताकि इनकी कंजम्पशन कम हो जाए। तो उनकी कंजम्पशन कम करने के लिए भी, उनके इस्तेमाल को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट टैक्स लगा रही होती है। तो जितनी भी बाहर की चीजें होती हैं जिसको हम इम्पोर्टेड आइटम्स कहते हैं, उन पर ज्यादा रेट से टैक्स लगाया जाता है। उसकी वजह ये होती है ताकि आप उसकी इस्तेमाल को कम कर सकें। तो इस वजह से भी हम टैक्स इम्पोज करते हैं। तो टैक्स लगेगा तो कौन सी पॉलिसी लगेगी? फिजिकल पॉलिसी। तो दो चीजें हैं, या तो फिजिकल पॉलिसी में टैक्स लग रहा होगा या गवर्नमेंट खर्चा कर रही होगी। तो आमदनी और खर्चों की जब भी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ये फिजिकल पॉलिसी लग रही है। तो हमने अपने मुल्क में हालात बेहतर करने के लिए, स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने के लिए, कंजम्पशन पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? फिजिकल पॉलिसी का सहारा ले रहे होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव समझ आ गए हैं तो हम आगे चलते हैं। टाइप्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, प्योर इकोनॉमिक्स में इसका हम जिक्र करते हैं। टाइप्स में 2 किस्म की पॉलिसी होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब ये होता है इजाफा हो जाना। देखो मैंने एरे भी बनाया हुआ है कि एग्री की डिमांड में इजाफा हो जाता है। अच्छा, कमी की बात करें तो कमी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी। इसका मतलब होता है एग्री की डिमांड में कमी आ जाएगी। अगर एग्री की डिमांड में इजाफा हो जाएगा तो ये एक्सपेंशनरी है, अगर एग्री की डिमांड में कमी हो जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी है। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं किसको? एक्सपेंशनरी पॉलिसी में उसने सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस किया हुआ है, अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दैट सीक टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा हो जाएगा। अब अगर हम चाह रहे हैं लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग ज्यादा खर्च करें, हो सकता है ना, ये भी हम सोच रहे हो, इसको कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। लेकिन आजकल के दौर की बात करें तो लोगों के पास पहले ही पैसा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है? उनके पास पैसा कम किया जाए। कैसे कम किया जाए? तो ये कौन सी पॉलिसी होगी? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अच्छा, अब आते हैं बारी बारी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होगा? ये पहली उसकी टाइप्स हम डिस्कस करने लगे हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्री की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पैसे खर्च होंगे, कारोबार बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे जाएंगे, रोजगार मिलेगा,
और अल्टीमेटली आपका मुल्क तरक्की करना शुरू कर देगा। लेकिन ये शर्त उस वक्त की है अगर आपके मुल्क में बेशुमार लोग बेरोजगार हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, तो ये पॉलिसी ऑप्ट करना हमारे लिए फेवरेबल होगा, इससे ग्रोथ बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या करें? Therefore, the government will increase government spending. गवर्नमेंट पैसा ज्यादा खर्च करे और टैक्स क्या करे? कम कर दे, क्योंकि लोगों की कोशिश, गवर्नमेंट की कोशिश क्या है कि लोगों के पास पैसे ज्यादा रहें। जितने ज्यादा पैसे लोगों के पास रहेंगे वो उसको खर्च भी ज्यादा करेंगे, इसको इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे। तो हमने क्या किया? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दिया और टैक्सेस को कम कर दिया। अगर ये दोनों काम हम करेंगे तो हम कहेंगे हम कौन सी पॉलिसी लगाने जा रहे हैं? एक्सपेंशनरी। ये बात की बात है कि सूरत हाल क्या है। अभी हम सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये दो किस्म की पॉलिसीज लगाई जाती हैं मौके की मुनासबत से। अभी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी पूरी दुनिया में लगती हैं और क्या क्या होता है। या तो इंक्रीज हो सकते हैं एग्री की डिमांड या डिक्रीज हो सकते हैं। तो पहले इंक्रीज होता है उसकी बात करते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप देखें, increase in tax rebate and subsidy will increase consumption spending and they have more disposable income. Disposable income कहते हैं YD को, आमदनी में से टैक्स माइनस करने के बाद जो मेरे पास पैसे बचते हैं वो डिस्पोजेबल इनकम। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया क्या होगा? मेरे पास पैसे ज्यादा बचेंगे। अगर मेरे पास पैसे ज्यादा बचेंगे तो फिर क्या होगा? मैं खर्च भी ज्यादा करूंगा। ज्यादा खर्च करूंगा तो मेरे जो खर्च किए हुए पैसे हैं किसी दूसरे बंदे की आमदनी बन जाएगी। जैसे मैं एक चिप्स का पैकेट लेता हूँ, मैंने 20 रुपए की चिप्स का पैकेट लिया, वो 20 रुपए मैंने किसको दिए? किसी दुकानदार को दिए। अब वो दुकानदार ने 20 रुपए, सारी बात है वो भी तो कहीं ना कहीं से लेकर आया होगा ना, उसने वही 20 रुपए आगे दे दिए। तो जितना ज्यादा मैं खर्च करूंगा उतने ही पैसे लोगों में सर्कुलेट होंगे, तो मेरी कंजम्पशन किसी दूसरे बंदे की आमदनी बन जाएगी। इसी तरह पैसा सर्कल होता जाएगा, चलता जाएगा और लोगों को पैसे मिलते जाएंगे, लोग खुशहाल होते जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है उसमें एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाता है। उसके बाद है आखिरी उसका पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, दिस विल टेंड टू वर्सन द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। इसकी वजह से गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट होता है वो बेहतर हो जाता है, डेफिसिट वर्सन हो जाएगा। द गवर्नमेंट विल नीड टू इंक्रीज बोरिंग, तो गवर्नमेंट को फिर बोरो करना पड़ेगा। अच्छा, डेफिसिट बढ़ना बेहतर होता है कि डेफिसिट कम होना बेहतर होता है? पहले तो ये समझ लें, क्योंकि ये उलट बात उसने की हुई है। डेफिसिट बढ़ेगा तो डेफिसिट हमने कहां पर पढ़ा था? अभी पीछे पढ़ के हैं कि अगर मुल्क में इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं डेफिसिट को कि हमारी आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो इसको हम डेफिसिट कहेंगे। तो वो कह रहा है इट विल टेंड टू वर्सन द डेफिसिट, तो ये डेफिसिट और मजीद बुरा हो जाएगा अगर आपके मुल्क में इन्फ्लेशन है। तो पहले ही महंगाई है, आपने और लोगों को टैक्स छोड़ दिए, माफ कर दिए, तो क्या होगा? अल्टीमेटली मजीद महंगाई का शिकार होंगे लोग, महंगाई पे महंगाई होती जाएगी। तो आपका जो बजट डेफिसिट है पूरा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, तो वो लोन आपके लिए मुश्किल का सबब बनेगा। ठीक है, क्योंकि लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इसलिए ये मजीद आपका जो बजट डेफिसिट है उसको बढ़ा देगा, मजीद आपके मुल्क के हालात को जो है वो खराब कर देगा। एंड गवर्नमेंट विल नीड टू इंक्रीज बोरिंग, बोरिंग किसको कहते हैं? कर्जे को। तो गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को फिर कर्जा लेना पड़ेगा मजीद, तो कर्जा लेगी तो फिर मजीद उसके हालात और खराब होते जाएंगे। तो इसलिए हम ये अभी नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त किस चीज की जरूरत है, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि फिजिकल पॉलिसी होती क्या है। ठीक है, और पूरी दुनिया में ये दो किस्म की पॉलिसीज में से ही कोई एक चीज अप्लाई की जाती है। अब वो कौन सी पॉलिसी है? फिजिकल है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है? अब इसकी बात हम आ जाते हैं इसकी डायग्राम पे कि इसकी डायग्राम कौन सी होती हैं। आप जरा देखिएगा, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स को ना दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कुछ है क्लासिकल अप्रोच, कुछ है केन्जियन अप्रोच। तो मैंने दोनों डायग्राम बना दिए हैं क्योंकि ये दोनों डायग्राम आपको इकट्ठी कभी भी नहीं मिलेंगी।
ठीक है, आपको किसी किताब में क्लासिकल वाली अप्रोच मिल जाएगी, किसी वाली किताब में आपको केन्स वाली अप्रोच मिल जाएगी। तो मैंने कोशिश की है सारे समुंदर को एक कूजे में समेटने की, क्योंकि ये एक किताब का मटेरियल नहीं है, ये कोई 5-6 किताबों को कंबाइन करके एक जगह पे मैंने लिख दिया, ताकि पढ़ने वाला सिर्फ ये नोट्स पढ़ ले या सिर्फ ये लेक्चर ले ले तो उसको ये सारी समझ आ जाएगी कि उसने फिजिकल पॉलिसी में लिखना क्या है, पूछा क्या जाएगा, चीजें होती क्या हैं। तो खैर आगे चलते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं डायग्राम के हवाले से। तो अब ये डायग्राम में भी ये पहली जो डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम बेसिकली किसकी है? ये डायग्राम है जी जिसको हम कहते हैं क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल वाले लोग क्या कहते थे? क्लासिकल वाले लोग ये कहते थे कि आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है वो ये होता है LRAS। ये जो LRAS है ना, ये उसका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो ये LRAS को हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कह रहे होते हैं। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल LRAS है। अब वो ये कहता है आपके पास ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं, अब ये वैल्यूज क्या है? SRAS और LRAS एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? हम किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं? हम किस पॉलिसी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेसिकली फिजिकल पॉलिसी की। तो ये जो फिजिकल पॉलिसी है, ये कितनी किस्म की है? ये दो किस्म की है। पहले नंबर पे जो फिजिकल पॉलिसी है वो कौन सी है? पहले नंबर पे जो फिजिकल पॉलिसी है वो कौन सी है? एक्सपेंशनरी। और हमने पढ़ा था कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी कौन सी होती है? जिसमें एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा। अगर एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा तो ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। अब अगर क्लासिकल वाले लोग ये कहते थे कि इसमें LRAS होगा और SRAS होगा। SRAS का मतलब है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, LRAS का मतलब है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और SRAS शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, कहता है सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें फर्क पड़ेगा? डिमांड में। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो ये कौन सी अप्रोच है? एक्सपेंशनरी अप्रोच है। ठीक है। अच्छा, इसी को हम अगले अप्रोच पर आते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स से नो हाउ रखते हैं तो दूसरी अप्रोच है केन्जियन अप्रोच। ये जो केन्स था, केन्स ने ये कहा था कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो इस तरह का होता है, टेढ़ा सा। तो यहाँ पर भी आप देखें तो हम एग्रीगेट डिमांड में इजाफा करें। इसका मतलब ये हो गया एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो, बेशक वो क्लासिकल अप्रोच है, बेशक वो केन्जियन अप्रोच है, इन दोनों में हमेशा इजाफा किस में होना है? इजाफा हमेशा एग्रीगेट डिमांड में ही होना है। ठीक है, सप्लाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सप्लाई का ताल्लुक किसी दूसरी पॉलिसी से होगा। फिजिकल पॉलिसी में हमेशा डिमांड को बढ़ा दिया जाता है या डिमांड को कम कर दिया जाता है। अगर डिमांड बढ़ा दी जाएगी तो ये कौन सी अप्रोच होगी? ये एक्सपेंशनरी अप्रोच है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी अपोजिट। अगर पहली अप्रोच समझ आ गई है तो दूसरी अप्रोच सिर्फ 2 मिनट की गेम है। A macroeconomic policy that seeks to slow down the rate of economic growth, ये क्या करती है? ग्रोथ को कम कर देती है, स्लो डाउन कर देती है। अब इसमें क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। इसका ये हम क्यों लगाते हैं? ये हम इस वजह से लगाते हैं कि लोगों के पास पहले ही बड़े पैसे हैं, उनसे पैसा कम किया जाए, उस पैसे को कंट्रोल किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, स्पेंडिंग क्या होंगी? स्पेंडिंग क्या होंगी? गवर्नमेंट के खर्चे कम हो जाएंगे, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, सब्सिडियाँ कम हो जाएंगी। तो इस सारों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? लोगों के पास पैसे कम बचेंगे। अगर लोगों के पास पैसे ही कम बचेंगे तो किस वजह से होगा? तो फिर जाहिर बात है लोग खर्चा भी कम करेंगे, चीज़ें भी कम खरीदेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, और इसकी वजह से आपका जो बजट डेफिसिट है वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अब गवर्नमेंट के लिए बेहतर कौन सा बजट होगा? सरप्लस वाला।
फायदे वाला। तो देखें बजट डेफिसिट, इसमें क्या लिखा हुआ है, आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, द फिस्कल पॉलिसी विल टेंड टू कॉज एन इम्प्रूवमेंट इन गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। तो जो हमारा बजट डेफिसिट नुकसान में जा रहा था वो फायदे में आ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके मुल्क में कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाई जा रही है तो। अच्छा ये बात भी है कि सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्शनरी कब लगाई जाएगी, इन्फ्लेशन के दौर में या डिफ्लेशन के दौर में। ये खैर एक अलग टॉपिक है इन्फ्लेशन का, तो वो जब इन्फ्लेशन पे होंगे तब बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपके एग्री के डिमांड में डिक्रीज आ गया। अब देखें एग्री की डिमांड कम हो गया, ये देखें एग्री की डिमांड में कमी आ गई है, डिक्रीज आ गया। तो अब ये एग्री की डिमांड एडी से AD2 पे चला गया। तो पहले आपका इक्विलिब्रियम क्या था, ये, इसको आप E1 कह लें, इसको आप E2 कह लें। तो ये उसने रखा हुआ है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी भी बोलते हैं इसको, नेशनल इनकम भी बोलते हैं, कौम की आमदनी। तो कौमी आमदनी में देखें कमी आ गई है, कमी आ गई है। तो कमी आने की वजह से हमारी ये पॉलिसी कामयाब हो जाएगी। अगर मुल्क में इन्फ्लेशन चल रही है तो महंगाई चल रही है तो फिर ये पॉलिसी कामयाब है। ठीक है, और अगर मुल्क में पहले ही डिफ्लेशन चल रही है, महंगाई नहीं है, तो फिर महंगाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएंगे। तो मुल्क की सूरत हाल को देख कर ये पॉलिसी लगाई जाती है। ठीक है, अच्छा ये कौन सी अप्रोच है, जैसे हमने पहले पढ़ा था वो थी क्लासिकल अप्रोच पहली, ये भी क्लासिकल है। ये कौन सी है, केन्जियन अप्रोच। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि एग्री की डिमांड इसमें भी कम हो रही है। यानी आपका पहला इक्विलिब्रियम ये था, दूसरा इक्विलिब्रियम ये है। तो इक्विलिब्रियम में कमी हो रही है तो हम कह देंगे कि ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई जा रही है। ठीक हो गया। तो अभी तक एक दफा थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं सारे को। सबसे पहले हमने ये देखा फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी कहते किसको है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। फिर हमने ये देखा कि गवर्नमेंट कैसे कैसे लगाएगी, कौन कौन से इसके टूल्स होंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स दो किस्म की होती हैं, एग्री की डिमांड बढ़ जाए या एग्री की डिमांड कम हो जाए। कौन कौन सी उसकी डायग्राम है हमने ये डिस्कस कर ली। आखिरी इसका पॉइंट है कि फिस्कल पॉलिसी में किन किन चीज़ों पर पूरा नहीं उतरा जाता। अब हमने अभी तक ये पढ़ा कि जिस तरह की सिचुएशन होगी ना कोई मसला ही नहीं, हम संभाल लेंगे, मुल्क में हमारी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इतनी सारी अच्छी पॉलिसीज होने के बावजूद क्या वजह है फिर भी लोग परेशानी में रहते हैं, फिर भी गवर्नमेंट यही कहती है हमारे बजट नुकसान में जा रहा है, डेफिसिट में जा रहा है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन का मतलब है ये पॉलिसी क्यों कामयाब नहीं होती, पॉलिसी की फेल होने की क्या वजूहत होती हैं। पहली वजह ये होती है फोरकास्टिंग। गवर्नमेंट ने फोरकास्ट किया कि ये चीज की जरूरत है, हम इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने गलत अज्यूम किया, फोरकास्टिंग गलत हो गई। जैसे शुगर कंट्रोल करने के लिए, वीट प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, पेट्रोल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाई, फिजिकल पॉलिसी लगा दी, टैक्स ज्यादा लगा दिए। लेकिन वो टैक्स चोरी हो गया, गवर्नमेंट के पास टैक्स आया ही नहीं। क्यों, वो सारे के सारे बैरोक्रेट्स हैं, वो सारे सारे असर और रसूख वाले बंदे हैं, उनको कौन आ डाले, माफिया बना हुआ है, माफिया टूट नहीं सकता। तो गवर्नमेंट की फोरकास्टिंग गलत हो गई तो पॉलिसी भी फेल हो गई। तो इसलिए अगर फोरकास्टिंग गलत हो जाएगी, प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के खर्चे भी फेल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जैसे आपने गाड़ी चलाते वक्त अंदाजा लगाया कि ये आप दो सड़कों के दरमियान से, या दो बाइक्स आ रही हैं, चलें यूं आप अज्यूम कर लें, दो मोटरसाइकिलें आ रही हैं, उन दो मोटरसाइकिलों के अंदर से आप गाड़ी निकाल लेंगे, आपका अंदाजा गलत हो गया तो क्या होगा, एक्सीडेंट। इसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी प्रिडिक्शंस होती हैं कि अगर हम टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो लोग इस चीज को खरीदना बंद कर देंगे। अगर ऐसे होता तो लोग सिगरेट खरीदना बंद कर देते, अल्कोहल खरीदना बंद कर देते। लेकिन लोग इसके आदी हो चुके हैं, जो आदी हैं वो घर में चोरी कर लेंगे, सिगरेट नहीं छोड़ेंगे।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बुराई बन चुकी है, ये उनके खून में शामिल हो चुकी है। तो अब गवर्नमेंट की फोरकास्टिंग गलत हो गई। तो गवर्नमेंट की फोरकास्टिंग गलत होने का मतलब क्या था? पॉलिसी फेल हो गई। एक और वजह भी होती है, टाइम लैग। गवर्नमेंट ने ये सोचा, पॉलिसी जिसने बनाई उसने ये सोचा कि ये पॉलिसी हम लगा देंगे तकरीबन कोई 3 महीने के अंदर अंदर। लेकिन पॉलिसी लगते लगते टाइम लग गया, इम्प्लीमेंट होते होते टाइम लग गया। अगर टाइम लग जाएगा, उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। जैसे अगर किसी भी एक्सीडेंट के वक्त एक शख्स की जो हड्डी है वो टूट जाती है, आप उसको 1-2 महीने तक ऐसे ही रहने दें और बाद में कहें कि वो जुड़ जाएगी, तो उसमें ऑपरेट करवाना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर काम चोट गरम गरम है, उसी वक्त आप इसको ठीक करवा लेते हैं किसी भी डॉक्टर से या किसी भी जराह से, तो उसके ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह पॉलिसी का भी एक टाइम होता है कि 5 साल तक ये पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी, 4 साल तक ये पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी, 2 महीनों के अंदर अंदर ये पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी अगर लग गई। अगर गवर्नमेंट ने उसको लगाते लगाते डिले कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोसीजर ज्यादा होते हैं, अगर डिले हो गया, टाइम लग गया, उस पॉलिसी की इफेक्टिवनेस भी खत्म हो जाएगी, तब भी पॉलिसी फेल हो गई। फिर एक और वजह होती है, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब ये होता है असर जायल हो जाना, यानी असर खत्म हो गया। क्या मतलब? हम पढ़ क्या रहे हैं? फिजिकल पॉलिसी। एक साइड पर फिजिकल पॉलिसी लगी एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या था? एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, गवर्नमेंट ने ये सोचा। लेकिन क्या पूरे मुल्क में सिर्फ एक किस्म की पॉलिसी होती है? शुरू में मैंने आपको कहा था कि 2-3 किस्म की पॉलिसीज होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ट्रेड पॉलिसी होती है। अच्छा, फर्ज किया जो फिजिकल पॉलिसी है वो लग गई एक्सपेंशनरी, दूसरी साइड से मॉनेटरी पॉलिसी वो लग गई कॉन्ट्रैक्शनरी। क्या आपस में क्लैश नहीं हो गया? क्या आपस में क्लैश नहीं हो गया? एक साइड से फिजिकल पॉलिसी लगी हुई है, उसका मकसद है एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना। दूसरी साइड से मॉनेटरी पॉलिसी लगी हुई है, उसका मकसद है एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। क्योंकि ये दोनों लगाने वाले इदारे मुख्तलिफ होते हैं। ये टैक्स वगैरह एफबीआई डिसाइड कर रहा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक डिसाइड कर रहा होता है। अगर इन दोनों इदारों का आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, तजाद हुआ, इनमें क्लैश हुआ, ये दोनों एक दूसरे के मुखालफत में हुए, तो क्या होगा? ये दोनों का असर खत्म हो जाएगा, तो पॉलिसी फेल हो जाएगी। एक साइड से तो हमने चीज को बेहतर कर दिया, मगर दूसरी साइड से चीजों को बेहतर नहीं किया। इसको आप यूं समझ लें आसान लफ्जों में, अगर हमने अपना एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करना है, बेहतर करना है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ट्यूटर अच्छे होने चाहिए। अगर ट्यूटर अच्छे होने चाहिए, इसका मतलब है आपका एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। तो प्राइमरी से शुरू करना पड़ेगा। सीधा मैट्रिक में जाके, सीधा इंटर में जाके, मास्टर में जाके हम बेहतरीन नहीं लेके आ सकते। एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने के लिए आपको कम से कम 15 से 16 साल चाहिए कि जब बच्चा एडमिशन लेता है, एडमिशन लेकर वो पूरे उसी अच्छे वाले सिस्टम से गुजरे। 15-16 साल बाद जाके जो उसकी डिग्री होगी, वो आपको ये बताएगी यार इसका नॉलेज बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए, और उसी टाइम ड्यूरेशन के दरमियान में बीच में कोई इंटरनेट आ गया या बीच में कोई सोशल मीडिया आ गया, वो बच्चे को पढ़ने से रोक दे, मोबाइल बच्चों को खराब कर दे, तो क्या होगा? वो 15-16 साल की जो आपकी एफर्ट है, फोरकास्टिंग है, वो गलत हो गई। इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट हो जाना। एक साइड से चीज बेहतर हो रही है, दूसरी साइड से चीज खराब हो रही है, तो असर खत्म हो जाता है। इसी तरह फिजिकल पॉलिसी का भी इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, जायल हो जाएगा। लास्ट में है टैक्स रेट। अगर आपने ये सोचा कि टैक्स लगा देंगे और टैक्स लगाने से लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, और डिमोटिवेट होके वो चीज की कंजम्पशन कम कर देंगे, लेकिन आपने जब टैक्स लगाया तो लोगों ने जिद में आके उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, ब्लैकमेलिंग ज्यादा हो गई, चोरी स्मगलिंग ज्यादा हो गई। चीज तो अभी भी आ रही है आपके मुल्क में, चीज तो आपके मुल्क में अभी भी आ रही है। ड्रग्स बैन है, आपके मुल्क में नहीं आ सकते। गौर और जितने हॉस्पिटल्स को चाहिए होती हैं, उस पर गवर्नमेंट ने हैवी ड्यूटी लगाई हुई है, टैक्स लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये स्मगल हो जाती है, चल रही है। इसका मतलब है कहीं ना पर कंट्रोल की कमी है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की
लाइल्मी है, तो उस वजह से भी पॉलिसी फेल हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से पॉलिसी के फेल होने के चांसेस होते हैं। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये पॉलिसी बेकार है। ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ हमें चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। घर में असर और रसूख सही होगा, चीज़ सही होगी, ऑटोमेटिकली वो अमल भी, उसका असर भी बेहतर होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ खराब होगी, जैसे मेडिसिन एक्सपायर ले लें, क्या उसका असर होगा? नहीं होगा। ठीक है, बल्कि मजीद खराब हो जाएगा। हालांकि दवाई तो इसलिए ली थी कि सेहत ठीक हो जाए, मगर सेहत मजीद खराब हो गई। क्यों? हमने टाइम पे नहीं ली। दूसरे नंबर पे हमने एक्सपायरी चीज इस्तेमाल कर ली। तो इस वजह से भी कुछ पॉलिसी फेल हो जाती है। तो अदरवाइज अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो आपकी पॉलिसी बहुत बेहतर तौर पर इफेक्टिव रहती है, और पूरी दुनिया में फिजिकल पॉलिसी के जरिए चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक मोटिव था फिजिकल पॉलिसी को। अब हम चलते हैं कि पाकिस्तान में जो करंट सिनेरियो है फिजिकल पॉलिसी का, वो क्या है। अगर आप वो देखें तो ये फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का, ये उसने फिगर्स बताई हुई हैं। पहले तो हमने ये पढ़ा फिजिकल पॉलिसी होती क्या है, वो पाकिस्तान में भी ऐसी होती है, पूरी दुनिया में भी ऐसी ही होती है। अब हम पढ़ने लगे हैं पाकिस्तान की फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। ये फिजिकल डेवलपमेंट में जो पढ़ने वाली चीजें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखें तो उसने कहा हुआ है ओवरऑल ग्लोबल फिजिकल डेफिसिट रिमेन 10.8%। यानी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ग्लोबल जो डेफिसिट था वो इतना रहा इन 2020, while it's projected to narrow down 9.8 9.2। कोशिश ये थी कि आपका डेफिसिट कम हो जाए। अच्छा, डेफिसिट कम होने का मतलब क्या है? आपके खर्चे कम हो, आमदनियां ज्यादा हो। ये गवर्नमेंट का टारगेट होता है, हर गवर्नमेंट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 के शुरू शुरू में तो ये मामला ठीक रहे, लेकिन बाद में कोविड आ गया। तो ये कोविड की वजह से जो भी अच्छी पॉलिसीज लगी हुई थी उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। उनको भी रिवर्स पिछला गियर लग गया, बैक गियर लग गया, और वो यू टर्न लेकर सारी चीजें वापस अपने नीचे वाली साइड पर, डेफिसिट वाली साइड पर जाना शुरू हो गई। तो एक तो पहले मुल्क के हालात थोड़े से खराब चल रहे हों, ऊपर से कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए कोविड वाली, तो मजीद उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने यही बात की हुई है कि हमने टारगेट किया था कि 10.8 से 9.2 पे लेकर आना है, लेकिन वो टारगेट भी अचीव नहीं हो सका। क्यों? बीच में कोविड आ गया। यहाँ पर दूसरी लाइन पढ़िएगा, सिमिलरली द प्राइमरी बैलेंस पोस्टेड डेफिसिट ऑफ 1.8% ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, एफ वाई का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग अगेंस्ट अ डेफिसिट ऑफ 3.7% जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2019। यानी जो 20 का डेफिसिट है वो 1.8 था, जबकि उसी टाइम में पिछला जो डेफिसिट था वो 3.6 था 2019 में। तो मामला ठीक चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ बेहतरी जरूर आई है, लेकिन कोविड ने आके उस बेहतरी को मजीद खराब कर दिया। फिर उसके बाद आपके जो काम की चीज है उसमें ये चीज है देखने वाली। ये उसने पूरी दुनिया का बताया हुआ है कि पाकिस्तान में और बाकी जगहों पे स्पेंडिंग क्या रही है, रेवेन्यू परसेंटेज ऑफ जीडीपी क्या रहा। तो खैर, इसमें जो हमारे ये 3 पॉइंट काम के हैं। वो कहता है द समरी ऑफ द पैकेजेस एंड इट्स यूटिलाइजेशन टिल मार्च 21 इज एक्सप्लेन्ड। 2021 मार्च में गवर्नमेंट ने खर्चे करने पड़े, क्यों? इमरजेंसी 190 बिलियन। दो चीजें हैं ना फिजिकल पॉलिसी में, खर्चे और आमदनियां। तो खर्चा करना पड़ा कितने का? 190 बिलियन का। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है? नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी, मेडिकल इक्विपमेंट्स मंगवाए। जैसे आपको याद होगा कोविड में हमारे पास वेंटिलेटर्स कम हो गए थे, तो वो मंगवाए। हेल्थ के खर्चे करने पड़े हमें, ये हंगामी हालात में हमें खर्चा करना पड़ा 190 बिलियन का। फिर लोगों को प्रमोट करना पड़ा, एहसास प्रोग्राम बाकी चीजें सारी, ये भी 570 बिलियन का हमें खर्चा करना पड़ा। फिर हमने सिटीजन को रिलीफ दिया मुख्तलिफ जगहों पे कि यार ये मसला चल रहा है तो आप हमसे रिलीफ हासिल कर लें। तो ये सारे गवर्नमेंट के खर्चे थे, एक्सपेंडिचर्स थे, इनमें इजाफा हुआ। ठीक है, क्यों इजाफा हुआ? सिचुएशन ऐसी आ गई मुल्क में। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले स्टोरी पे। तो ये देखिएगा जरा, फिजिकल इंडिकेटर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, दो चीजों का उसने जिक्र किया हुआ है कि आपका डेफिसिट ओवरऑल कितना रहा, 8 में, 9 में, 10 में, जरा लास्ट में देखिएगा
तो जो लास्ट फाइनेंशियल उसके 2021 के आखिरी टाइम पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने हैं, उनमें देखें आपका जो डेफिसिट है वो 7.0, जबकि 20 में कितना था 8.1। ग्रेजुअली डिक्रीज जरूर हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसमें कमी आ गई थी। उसकी वजह क्या थी? अगर ये कोविड बीच में ना आता, हो सकता है मुल्क के हालात मजीद बेहतर हो जाते। ये उसने एक्सपेंडिचर साइड दी हुई है मुल्क की, ये उसने रेवेन्यू साइड दी हुई है। तो अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ये देखिए आप एक चीज नोट कर रहे हैं, अगर आपके टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और आपका टोटल रेवेन्यू कम है, तो आपका मुल्क डेफिसिट में ही जाएगा ना। तो इसलिए पाकिस्तान का डेफिसिट ही आ रहा है। आप देख लें 2008 से लेकर 2021 तक उसने सारा सिनेरियो दिया हुआ है, तो हमेशा पाकिस्तान के खर्चे ज्यादा है, ठीक है, डेफिसिट है। ये देखें, ये एक्सपेंडिचर, खर्चे ज्यादा है आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा आमदनी कम। तो पाकिस्तान का ये बैलेंस रहता ही डेफिसिट में। हाँ, ये जरूर होता है कि डेफिसिट कभी कम हो जाता है, कभी डेफिसिट ज्यादा हो जाता है। जितनी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनको इसलिए कहा जाता है अंडर डेवलप, क्योंकि उनका डेफिसिट ही रहता है बैलेंस, ठीक है। तो ये उसने दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और उसकी आमदनियां कम है, तो बीच में वाला जो गैप आ गया वो डेफिसिट है। साल के साल का उसने डाटा उसने मेंशन किया हुआ है। अगले में ये चीज काम की है हमारे, ये देखिएगा, ये एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये सिनेरियो चल रहा था 2013 में, ठीक है। ग्रीन कलर वाली लाइन करंट एक्सपेंडिचर्स है, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर वाली लाइन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट कोई अखराजात करती है और उसके बदले गवर्नमेंट को कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। जैसे रोड बनाया, उस पर टूल टैक्स लगा दिया, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। हमारी जो गली महल्ले की सड़कें बनाई हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ये नॉन डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट में ये फर्क होता है। डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को फायदा होता है, उससे टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। तो टोटल एक्सपेंडिचर देख लें, वो ये नीले कलर की लाइन है। तो टोटल एक्सपेंडिचर अच्छे भले काम होते 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 2019 के बाद इंक्रीज कर गए, और फिर ये कांस्टेंट वाला लाइन उसने दिया हुआ है। तो बहरहाल ये भी वो कोविड वाली सिचुएशन है। तो ये जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन शेड है, करंट एक्सपेंडिचर क्यों ज्यादा हो गया? अच्छे भले काम जा रहे थे, इधर भी कम है, इधर कुछ बेहतर हुआ, थोड़े ज्यादा हो गए। ये दो देखें, बहुत ज्यादा हो गया। ये टाइम पीरियड देखें 2019-20 का, ये सारा कोविड का टाइम पीरियड है। 2019 में जो ब्रेक थ्रू हुआ, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को इमरजेंसी अखराजात करने पड़ गए। करंट एक्सपेंडिचर जो इमरजेंसी होते हैं वो करंट एक्सपेंडिचर होते हैं। तो करंट एक्सपेंडिचर की वजह से गवर्नमेंट को जो लॉस फेस करना पड़ा, वो ग्रीन शेड से उसने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, जो इसका कंक्लूजन है, ये टैक्स रेवेन्यू है कि टैक्स कलेक्शन हुई जरूर बेहतर है, पहले से कई गुना बेहतर हुई है, फेडरल में भी और प्रोविंशियल में भी। ये डाटा को बस एक दफा देख लीजिएगा, ऑब्जर्व। ट्रेंड इसका बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ट्रेंड के मुतालिक आप लिख सकते हैं, अगर आपको पिछले 5 साल का ट्रेंड उसका पता है तो। इसमें आप की पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है, ये जरा देखिएगा। ये जो अभी हमने टैक्स पढ़े थे, पहले मैंने ये जिक्र किया था कि ये होती है पॉलिसी। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, सूरत हाल क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स, सारे टैक्सेस में इजाफा हुआ है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। सेल टैक्स में इजाफा हुआ है, ग्रोथ हुई है 18.1% की। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा हुआ है, ग्रोथ हुई है 8.4% की। कस्टम ड्यूटी में इजाफा हुआ है 15.0% का। इसका मतलब है गवर्नमेंट की आमदनी की सूरत हाल बेहतर हुई है, टैक्स की सूरत हाल बेहतर हुई है, ठीक है। तो ये एफबीआर पे भी जाहिर बात है फर्क पड़ा। तो जो उसने टारगेट बनाया हुआ था वो तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन काफी हद तक उन्होंने अपने जो इनकम वाली साइड थी उसको बेहतर कर लिया, क्योंकि हमारे मुल्क में टैक्स कौन कलेक्ट करता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर जिसको आप कहते हैं। उसके बाद ये चीज काम की है। कंक्लूजन देखिएगा जरा, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 quarters ऑफ द करंट फिजिकल ईयर द गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली कंटेन्ड द फिजिकल डेफिसिट टू 3.5% ऑफ जीडीपी। ये वैल्यूज आप याद रखें, क्योंकि ये वैल्यूज ही चंद पैराग्राफ हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है। सारे पैराग्राफ याद रखना भी मुश्किल है और आपके लिए भी समझना मुश्किल है, इसलिए चंद को मैंने हाईलाइट कर दिया। जो मेन मेन स्टोरीज थी, जो की पॉइंट्स थे, उसको आप याद रख लें। उसके बाद जीडीपी फिर आपका डाउन होकर 4.1% पर चला गया। लास्ट ईयर प्राइमरी बैलेंस रिमेन सरप्लस, शुरू शुरू में ये बैलेंस सरप्लस में था और उसकी वैल्यू इतनी थी मार्च 21 में, कंपेयर टू सरप्लस ऑफ 193 बिलियन इन द प्रीवियस ईयर। इसके मुकाबले में जो पिछली वैल्यू थी वो 193 थी।
तो इसलिए कलेक्शन के एतबार से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद खर्चे भी हमारे कम हो जाते, लेकिन कोविड की वजह से हमें नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने पड़े, करंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने पड़े, जिसकी वजह से हमारे जो डेफिसिट था उतना कम नहीं हो पाया जितना हमने टारगेट किया हुआ था। तो ये पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसी थी। मजीद इसमें कोई क्यूरीज हुई, लेक्चर को आप दोबारा सुन लीजिएगा, मेल एड्रेस लिखा हुआ है, उसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली बात है, कोई चीज़ नहीं समझ आई। तो ये बेटा फिस्कल पॉलिसी हमने डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग टू ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, और उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसी के हवाले से उसकी कुछ फिगर्स को डिस्कस किया, कुछ ग्राफ्स को डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ तक था आज का लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।